जो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं उन वैल्यूज को पुट करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए देखो डिटरमिनेंट बना लेता हूं मैं। ए देखो जी एज इट इज रखा मैंने, एच एज इट इज रखा और एफ भी एज इट इज रखा। तो जी एच एफ ये एज इट इज है, तो इधर भी जो जी एच एफ लिखूंगा वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, एंट्रीज फिल करना स्टार्ट करते हैं डायगोनल से। तो सपोज मैंने अगर ए को 0 लिया, बी को भी 0 लिया, ठीक है, तो सी को मैं 0 नहीं ले सकता, सी को मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस एलिमेंट को भी 0 लिया तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। क्लियर? तो अब मैं इस वाले केस के लिए कंसीडर करता हूं कि मैं जी एच और एफ इन तीनों की वैल्यूज को मैं क्या क्या ले सकता हूं। ठीक है, तो पहला मैं क्या करता हूं, इसमें ये जो एच है, ठीक है, इस एच की वैल्यू को मैं 0 ले लेता हूं। ठीक है, एच की वैल्यू को मैंने 0 लिया, एच 0 लेता हूं तो ये एच भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये डिटरमिनेंट हमारे पास बन के आएगा वो क्या होगा, 0 0। ये जी को मैं एज इट इज रखता हूं, 0 जी 0 0 एफ एफ 1। ठीक है, उस h को भी हमने 0 ले लिया, यानी कि इस केस के अंदर हमने h भी 0 ले लिया। अब h 0 लेने के बाद क्या हो जाएगा, रिमेनिंग क्वांटिटीज क्या बची हमारे पास, g और f बची। ठीक है, तो g और f को मैं क्या लूं, तो g एंड f, इसके बारे में बात कर ले। देखो अब यहां पर जो ये g लिखा हुआ है, इस g को मैं 0 ले सकता हूं क्या, बोलो? इस g को हम 0 ले सकते हैं क्या? इस g को हम 0 नहीं ले सकते, तो इस g को मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, g को 1 लूंगा तो f को मैं 0 ले सकता हूं क्या? अगर मैं f को, देखो g अगर मैंने 1 लिया तो f भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो डिटरमिनेंट बन रहा है इससे, इस पोजीशन से जो डिटरमिनेंट हमारे पास में आ रहा है वो 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1 1, ये डिटरमिनेंट हमारे पास बन गया है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो रही है 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो केस यानी कि एक डिटरमिनेंट हमारे पास ये आ गया। सेकंड के लिए देखो, अभी मैंने क्या किया था, h को 0 ले लिया था। हाँ सौम्या, वो सारे केस भी लेंगे, वो मैंने अभी जस्ट रफली मैंने ले लिया है। ठीक है ना, वो सारे केस हम टू तो ले नहीं सकते हम, क्योंकि टू तो हमारे पास एंट्री नहीं है। हमारे पास जो एंट्रीज अवेलेबल है वो 0 और 1 ही है, यानी कि इन्हीं दो एंट्रीज के बारे में बात करनी है हमें ओनली, है ना। तो ऐसा नहीं कि एफ को 1 ही लेना है, हमें इस एफ को मैंने 1 ले लिया है, ऐसा बोला मैंने। ठीक है ना, तो जी और एफ दोनों हमने इक्वल ले लिए। ठीक है, सेकंड केस जब बनाऊंगा तो अभी मैंने एच को 0 लिया, तो अब मैं जी को 0 ले लेता हूँ। ठीक है, जी को अगर मैंने 0 ले लिया तो जी को 0 लेने पर के बाद एच और एफ दोनों को 1 ले लिया, ये भी एक केस होगा। देखो अगर मैं जी 0 ले लेता हूँ, 0 इस वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं, 0 0 एच 1 लिया हमने। ठीक है, फिर 0 0 1, फिर अच्छा, जी को अगर 0 ले लेते हैं हम, तो जी को 0 और एफ को 1 लेने पर वैल्यू क्या हो गई, सेम डिटरमिनेंट बन गया। ठीक है, ये मतलब दो रो सेम हो गया, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी।
यानी कि ये केस हम नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे। h तो लेता हूँ f को, f0 लेके देखते हैं। तो f अगर 0 लेता हूँ तो g और h दोनों 1 लिए। अब क्या बनता है, 0, g इज 1, h इज 1, ठीक है। फिर 0 सॉरी 1 0 f1, फिर h1 0 एंड f इज 1। तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जा रही है, देखो दो दो कॉलम सेम हो जाएंगे तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि h की वैल्यू भी हम 0 नहीं ले सकते। तो देखो h 0 लिया और g और f को 1 1 लेने पर क्वांटिटी क्या आ रही है हमारे लिए, पॉसिबल हो रही है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, तो यानी कि इस केस को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब आते हैं इस बात पे, यहाँ जो g और f हमने दोनों 1 लिए हैं, अब g और f जो लिए हैं वैल्यू, तो देखो g की वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो g की वैल्यू 1 लेने पर और f की वैल्यू को अगर मैं बाउंड करता हूं, यानी कि h इज टू 0, g इज टू 1 और f को अगर मैं 0 लेता हूं, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनेगी, देखो 0 g1 h 0, फिर g1 0 f इज 0, ठीक है, और लास्ट में h 0 f 1 एंड 1, ये स्टेटमेंट हमारे पास बन जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 नहीं हुआ, दैट मीन्स ये भी एक डिटरमिनेंट हमारे पास हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब थर्ड केस में लेता हूं, थर्ड केस की जो पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं, देखो अभी मैंने इन दो एलिमेंट को 0 0 ले लिया था, अब क्या करता हूं, इस मिडिल एलिमेंट को 1 लेता हूं, यानी कि इस 1 को इधर लाता हूं, तो 1 0 1, ठीक है, ऐसा केस बनाएंगे हम। g h f, g h f, ये डिटरमिनेंट बन गया, 1 0 1, g h f, g h f, ये डिटरमिनेंट हुआ, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट के अंदर देखो वही g और h, अब आपको h g और f इनके बारे में कंसीडर करना है, यानी कि h की पॉसिबिलिटी, h को 0 को पुट करके देखो, g और f को पुट करके देखो, ठीक है, क्या आता है। इस तरीके से हम केसेस बनाते चले जाएंगे, तो कितने केसेस बनेंगे हमें बस यही काउंट करना है। तो ऑप्शंस के अंदर जो दिया हुआ है, ऑप्शंस हमें जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 4 लेस देन 4, तो लेस देन 4 तो पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगी, है ना, एटलीस्ट 4 बट लेस देन 7, एटलीस्ट 7 बट लेस देन 10, एटलीस्ट 10, इस तरह के केसेस हमें दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको g और f की वैल्यूज के साथ में h की वैल्यूज के साथ में काउंट करना है, ठीक है। श्रावणी आगे कर लोगी।
नहीं, वो क्वेश्चन अलग, दो दो पार्ट में दिया हुआ ना क्वेश्चन तुम्हें। वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये जो दिया हुआ है ना एंटी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, 5 ऑफ दिस, अच्छा हाँ, दो, ठीक है, सही बात है, 5 ऑफ दिस, सोमरंजन 12 आंसर होगा। तो ये वाला केस में नेगलेक्ट कर देंगे, है ना, एंट्री स्कोर हो जाएगी। वो मैंने क्वेश्चन ऐसा लिखा है क्योंकि वन, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा लिखा 5 ऑफ दिस एंट्रीज आर वन, 4 आर 1, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में उस चीज को, सेकंड क्वेश्चन में क्या इसको मेंशन नहीं किया था मैंने, तो इसलिए मैं इस केस को काउंट कर रहा हूँ, है ना। बट जो रियल क्वेश्चन है उसके अंदर ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो एंटायर क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, तो उसमें इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो मॉड्यूल पे आ जाओ फटाफट। ठीक है, सॉल्व करना श्रावणी, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना फिर, है ना। जी मेंस लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है ना, तो इसलिए परेशान मत होना। लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा, क्योंकि उसमें केस बना के हमें देखना ही पड़ेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 1 पे आ जाओ फटाफट। यस दीप, अभी रुक जाओ, एक्सरसाइज 1 कर ले पहले फटाफट। एक्सरसाइज 1 सेक्शन A5 एंड A6। A5 A6 A7 तीनों हो गए, ठीक है। देखो A5 A7 तो क्लास में कराया क्वेश्चन है धीरेन्द्र, क्लास नोट्स में कराया था मैंने A7 तो। देखो A5 देखो, A इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, 10 अल्फा बाई 2, 0। प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ वाले में जो आरएचएस वाला पार्ट है, आरएचएस वाले पार्ट को ले लेता हूं मैं, ठीक है। आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो आई, आई यानी कि इंटीजर, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक होगा सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब जितना ऑर्डर का ये है, तो 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, 10 अल्फा बाई 2, 0 इंटू
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। देखो 1, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस टेन अल्फा बाई टू, देन 0, ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, इनटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। शायद ये क्वेश्चन है मेरे नोट्स में कराया हुआ होगा। अब देखो कॉस अल्फा की आइडेंटिटी हमें पुट करनी है इसमें। कॉस अल्फा की आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल ऑफ 10। ठीक है, तो हाफ एंगल ऑफ 10 पुट कर देंगे इसमें, या पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जैसा ठीक लगे। यस, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्लास नोट्स में मैंने कराया होगा, मैं वो बोल रहा हूँ। देन देखो, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1, ये 1 इससे मल्टीप्लाई 1 हो, सॉरी कॉस अल्फा हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू। ठीक है, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू, इधर आ जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, अभी जो साइन अल्फा कॉस अल्फा है, साइन अल्फा की जगह पुट कर देना 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और कॉस अल्फा की जगह पुट कर देना 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दोगे साइन और कॉस की जगह, तो सब जगह एलसीएम तो सेम ही आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लोगे तो प्रूव हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है? इसका डाउट था नारायण? आगे कर लोगे ना नारायण एंड केवल? वैल्यूज पुट कर दिए, ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना है आपको। A7 देख लो, A7 भी जल्दी जल्दी। मल्टीप्लाई तो करना है यार A7 में, क्या प्रॉब्लम है इसका? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, एक्स की वैल्यूज पुट कर देना, cos x माइनस साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स cos x 0, और 0 0 1, है ना? और ऐसे ही इंटू y, यानी कि x की जगह y कर देना, तो cos y माइनस cos साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 y, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेना। तो देखो, इस फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो क्या रहा मेरे पास, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, यानी कि फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये जो आइडेंटिटी बनेगी, ये एक आइडेंटिटी हो जाती है हमारे लिए। ये आइडेंटिटी किसकी हो जाएगी, cos x प्लस y की। बस ऐसे ही बाकी अदर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, तो f ऑफ x प्लस y बन जाएगा, है ना? क्लियर?
नेक्स्ट सेक्शन बी में बोलो। अच्छा A6, A6 में क्या हुआ, देख लो जल्दी से A6 भी। एक ए दिया हुआ है हमें, AIJ N×N, ठीक है। तो आई और जे की वैल्यू अगर मैं सेम पुट करूं, क्योंकि आई और जे क्या आएगा मेरे पास, जो एलिमेंट्स की वैल्यू आएगी मेरे पास वो किससे आएगी, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर से। तो आई की वैल्यू पुट करता हूँ और जे की वैल्यू पुट करता हूँ, तो आई की वैल्यू 1, जे की, यानी कि अगर मैं A11 बनाऊंगा तो A1 बनाने में क्या बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्या आएगी, 0 वैल्यू आएगी। ऐसे ही A22 बनाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 0 आएगी। ऐसे ही A33 बनाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि डायगोनल एलिमेंट 0 बनते चले जाएंगे, और सारे जिस भी मैट्रिक के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं उसे सारे एलिमेंट अगर डायगोनल एलिमेंट अगर सारे 0 होंगे तो उस मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। क्लियर अनुष्का? सेक्शन बी। B8, ये मैं प्रूव करना है, ठीक है। देखो S0 मतलब आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अल्फा रेस्ट पावर 0, बीटा रेस्ट पावर 0, गामा रेस्ट पावर 0, यानी कि वैल्यू कितनी जाएगी हमारे यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। S1 कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। S2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अल्फा ऐसे S3 कितना हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ठीक है। और ऐसे ही S4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। S1 S0 इन सब की वैल्यूज को पुट करके, देखो S डिटरमिनेंट के अंदर, अच्छा इसमें क्या करो, एक बार मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके देखो।
है ना? कैसे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक ए इंटू बी, क्योंकि डिटरमिनेंट ए इंटू बी क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ऐसा कर सकते हैं हम? बोलो, ये होता है ना? ठीक है, तो यहाँ जो क्वांटिटी हम लिख रहे हैं, इन क्वांटिटीज को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखो, ये 3 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, तो 3 को मैं ऐसा लिखता हूँ 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। 3 को ऐसा लिख सकते हैं हम, दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही जो अल्फा S1 जो आएगा, S1 क्या है? अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा। ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट में 1 इंटू गामा स्क्वायर प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू गामा स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। ठीक है, सेकंड वाले में अल्फा प्लस बीटा गामा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कैसे लिखते हैं हम? अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा इंटू 1। ठीक है, अच्छा 1 1 जो है ना, 1 एक ही साइड रखना है। देखिए, मैं नजर आया 1 पहले लिखा है तो 1 पहले लिखेंगे। 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा। ठीक है, सेकंड वाले में जब ये आ रहा है, इस S2 को मैं देखता हूँ, तो S2 मतलब क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो इसमें लिखता हूँ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा। ठीक है, और इधर वाले के अंदर यहाँ जो क्वांटिटी आएगी, यानी कि S3 के अंदर जो क्वांटिटी आएगी, उसको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बनेगा, तो इसको लिखा मैंने अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस गामा इंटू गामा स्क्वायर। ठीक है, तो आगे वाला समझ ही गए होगे क्या लिखना है। बोलो क्या लिखेंगे नेक्स्ट वाले में? क्योंकि नेक्स्ट वाला क्या है? S2, तो अब मुझे 1 1 तो लिखना ही है, तो 1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू गामा स्क्वायर। ठीक है, फिर अगले वाले में क्यूब आ गया, तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस गामा इंटू गामा स्क्वायर। लास्ट अल्फा इज पावर 4 के अंदर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिए? अब देखो, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक हो गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक हो गया, तो अब हम इसको दो सेपरेट मैट्रिक्स में सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट जो मैट्रिक बनेगा क्या बनेगा हमारा? देखो, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। ठीक है, तो इस मैट्रिक को मैं अलग निकाल लेता हूँ, तो क्या निकल जाएगा मेरे लिए? देखो, मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है हमारे लिए? रो इंटू डायगनल, है ना? रो कॉलम इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 1 1 1 1, ठीक है, ये तो जाएगा 1 1 1। फिर अल्फा बीटा गामा, देखो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, लास्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट वाले में क्या जाएगा? वो डायगनल लिया जाएगा, यानी कि 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, हो जाएगा बाकी। तो इस तरीके से इसको कर लेना मल्टीप्लिकेशन वाले कंसेप्ट से।
B10 बेसिक शो विदाउट एक्सपेंडिंग मींस विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब उसमें क्या है, हमको एक्सपेंड नहीं करना डिटरमिनेंट को, है ना, बस सिर्फ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी मतलब क्या है, जैसे दो रो सेम हो गई तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, दो कॉलम सेम हो गए तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस तरह की प्रॉपर्टी को ही लिखकर हमें वहां आंसर लिखना है, एक्सपेंड नहीं करना है, शो नहीं करना एक्सपेंड, ठीक है ना। B10 B10 एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स, एक्सपेंशन ऑफ e रेज़्ड टू पावर x sin x cos x, इनके एक्सपेंशन से सॉल्व होगा। देखो e रेज़्ड टू पावर x का एक्सपेंशन याद है, e रेज़्ड टू पावर x cos x। देखो इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं पहले। e रेज़्ड टू पावर x ln 1 plus x माइनस sin x cos x, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी क्या, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। नाउ बाइनोमियल एक्सपेंशन e रेज़्ड टू पावर x का क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, इस तरीके से। ln x का एक्सपेंशन 1 प्लस सॉरी x माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इस तरीके से आएगा। माइनस देखो इसको मैं दो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंशन अप्लाई करने से अच्छा क्या, मैं 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करके 1 अपॉन sin 2x लिख दूं, तो क्या होगा, मुझे एक एक्सपेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 1 अपॉन 2 2x माइनस 2x होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6
प्लस इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ती है, यहाँ आ जाएगी पावर 5/50 इज इक्वल टू जो गिवन क्वेश्चन में a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इस तरीके की वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो a और b चाहिए। a और b चाहिए का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई a मतलब क्या कांस्टेंट टर्म और b मतलब क्या कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कांस्टेंट टर्म इसमें अगर हम देखेंगे कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो देखो कांस्टेंट टर्म ये जो वन वन है, ये वन इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो कम से कम x तो आएगा ही आएगा हमारे पास, और जब x आएगा यानी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इधर भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी क्या हो जाएगा a इक्वल टू 0। ठीक है, b b यानी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x निकाल, देखो 1 मल्टीप्लाई होता है किससे, इससे, तो भी x आएगा। तो x जितनी बार बन रहा है वो सारी कोएफिशिएंट लिख लेते हैं हम, तो 1, ये 1 जो है इस x से मल्टीप्लाई हुआ, तो कोएफिशिएंट कितना बना, 1 बना। और उसके बाद किसी और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हुआ तो x तो आएगा नहीं। फिर इसके बाद ये जो x है, ये x कम से कम इससे तो मल्टीप्लाई होगा जाके, तो जब इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x स्क्वायर बनेगा, यानी कि x नहीं है उसके पास में। ठीक है, फिर यानी कि यहाँ से और x तो नहीं बनेगा, और यहाँ से जब मैं देखता हूँ इसमें से, तो ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, यानी क्या आएगा, -1 आएगा। b इक्वल टू क्या हो गया, क्लियर। नेक्स्ट बोलो। सेक्शन बी में और कोई डाउट था, B2। B2 में क्या है, कैसा क्वेश्चन पूछिए अनुष्का, देखो m हमें 3 1 एलिमेंट निकालना है, M3 1। तो B2 कौन सा पूछ रही हो फिर, बोलो। सेक्शन सी, सेक्शन सी में कोई डाउट। सेक्शन डी, D3। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू y इज इक्वल टू c+2 होल स्क्वायर इंटू x प्लस c+4 होल स्क्वायर।
क्या डाउट है मोहित इसमें? ऑडियो ऑन करो। यहाँ से किसी भी इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? या फिर क्योंकि सिस्टम हमें कैसा दिया, कंसिस्टेंट बोला गया है, तो कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ही तो है। बोलो मोहित क्या प्रॉब्लम है D3 में? सिंपल इक्वेशन को सिंपलीफाई करना, जिस मेथड से तुम सिंपलीफाई कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, ठीक है ना? बस सिंपलीफाई करना है और सी की वैल्यू को फाइंड करना है बस। बस उसको क्रॉस चेक कर लेना कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है, यानी कि कोई सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस। D4 देखो, D4 में एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही होगी तुम्हें प्रूव करने में, या जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया उसमें। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, जो इक्वेशन से नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के बारे में बोला गया, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है बोलो? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होता है उसमें जो बनने वाला डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या जाती है, 0 हो जाती है। ये तो क्लियर है सबको? x प्लस वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन बोला है, जो डिटरमिनेंट बनेगा हमारे पास, डिटरमिनेंट क्या होगा, a 1 1 1 b 1 1 1 c, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होगी। ये तो कंडीशन हमारे पास का आ गई, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस कंडीशन के बारे में नहीं करना, हमें इस कंडीशन से आने वाली वैल्यू बतानी है ना? तो देखो ये हो गया, नेक्स्ट पेज ले लूं मैं। देखो तो हमें जो वैल्यू बतानी है 1 अपॉन, देखो मैक्सिमम ऑफ जीरो फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें R2, R2 में ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, यानी कि रो 2 में रो 1 को माइनस कर देता हूँ, तो R2 माइनस R1। ऐसे ही R3 में ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं, R3 में ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा मैं R3 माइनस R1, ठीक है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास आ जाएंगे। तो देखो A11 एज इट इज रहा, इसको इसमें से माइनस करेंगे
तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी और ये हो जाएगा 0। ऐसे इसमें माइनस करेंगे तो 1 माइनस ए 1 माइनस 1 0 और सी माइनस 1। जो हमें जो फाइंड करना है उसमें 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी आ रहा था, तो इसको से रिलेटेड वैल्यूज हमारे पास में आ गई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ए ऐड करेंगे तो 1 माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस 1 माइनस 0, ये आ जाएगा माइनस 1। ऐड करेंगे तो 1 माइनस ए सी माइनस 1 और माइनस 0, फिर प्लस 1 में 0 माइनस 1 माइनस बी 1 माइनस इज इक्वल टू 0। अब जो भी फाइंड करना है देखो 1 अपॉन 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, इस तरह की क्वांटिटीज है। तो जहां जहां पर हमारे पास 1 माइनस ए तो हमारे पास है ही सही। अब इनको भी हम उसमें कन्वर्ट कर लेते, सी माइनस ए को भी 1 माइनस उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो देखो इसमें माइनस कॉमन लूंगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस, इसमें से माइनस है इसमें माइनस है, प्लस हो जाएगा, यानी कि ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। ठीक है, इसके अंदर सी माइनस 1 है, तो सी माइनस 1 में से 1 माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 माइनस ए 1 माइनस सी प्लस इसके अंदर बी माइनस ए बन रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस बी बन जाएगा, 1 माइनस बी 1 माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। बोलो इतना क्लियर हुआ? अब देखो, अब क्या करो, हमें दिखाई दे रहा है 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, तो हम पूरे में क्या करते हैं 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी का डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए, डिवाइड किया हमने किसका, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी का, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन मुझे यहाँ भी क्या चाहिए 1 माइनस चाहिए, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा प्लस 1 और माइनस 1 कर दूंगा। ठीक है, तो देखो तो प्लस 1 और माइनस 1, ए प्लस 1 और ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए प्लस बाकी दो क्वांटिटीज जो है वो एज इट इज रहेंगी इक्वल्स टू 0। इस वाले पार्ट में देखो, अगर मैं माइनस साइन के साथ में यानी कि ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ए कर देता हूँ तो प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए रह जाएगा, प्लस ये एज इट इज और ये भी एज इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो गया हमारे लिए, प्लस 1 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट बी, पार्ट 2।
पार्ट 2 सेक्शन ए। ट्रेस ऑफ ए, इतना भी नहीं पता, स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था। ट्रेस ऑफ ए होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, जिसको A11 में डाउट था हो जाएगा उसका। A8 A8 भी हो जाना चाहिए अब तो। इफ A इज अ स्क्यू मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ A सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक में? जीरो होते हैं, सम भी जीरो हो जाएगा। और कोई डाउट सेक्शन ए में? If A is a diagonal matrix of order n such that A square is equals to A, the number of possible values of matrix A। क्या प्रॉब्लम है इसमें? भाई डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? यानी कि ये एलिमेंट्स आते हैं ओनली, है ना, बाकी सब तो जीरो रहते हैं जिस भी ऑर्डर का लोगे, है ना, एन ऑर्डर बोला गया है। तो पॉसिबल मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बी। अनुष्का A5 के लिए नोट्स पढ़ना, नोट्स पे लिखा है मैंने अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, या यूट्यूब पे वीडियो है उसको वापस से देख लेना। B4 ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की बुक में कराया था 11th क्लास में। देखो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, जी फाइंड करना है। जी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट यानी कि डिपेंड नहीं करेगा इस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो क्या कर देंगे हम, एक्स को जीरो पुट कर देंगे। एक्स को जीरो पुट करने पे जो आएगा हमारे पास 3 2 4 7 2 0 3 -1 7।
इज इक्वल टू, इधर भी जीरो पुट करें तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ओनली जी, यानी कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वही हमारा जी होगा। B6, देखो B6 अगर तुम देखोगे ध्यान से तो a रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर माइनस x का स्क्वायर है, होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, a रेज टू पावर 2x प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर 2x प्लस 2, ये आएगा। ऐसे ही हर एलिमेंट में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही जब मैं सेकंड एलिमेंट जो है इसका a रेज टू पावर x माइनस a रेज टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो क्या वैल्यू मेरे पास आएगी, a रेज टू पावर 2x प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर 2x माइनस 2, ठीक है। रो 1 रो 2 ऐड कर दूंगा मैं, क्या दिखाई देगा मुझे, या माइनस कर देंगे हम, तो माइनस करने पे क्या जाएगा, 4 4 4 आ जाएगा, 1 बाहर निकाल लेंगे हम। नारायण, क्लियर हुई बात। यहाँ पे 2 आएगा, इसके नेक्स्ट जो आएगा एलिमेंट b रेज़ टू पावर y प्लस b रेज़ टू पावर माइनस y, इसके होल स्क्वायर में सेम क्वांटिटी बनेगी। तो जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम बनेगा हमारा उसको ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और बी सेक्शन, सेक्शन बी में और कोई डाउट, सेक्शन सी, C8 देखो, मैट्रिक्स बोला गया नॉन इन्वर्टिबल है, नॉन इन्वर्टिबल का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी टू बी सी वन ए अल्फा माइनस बी अल्फा माइनस सी, जीरो। नॉन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम जीरो कर देंगे, ठीक है। जीरो करता हूं तो जीरो करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इस डिटरमिनेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, ए बी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना, इसको इसमें से ऐड कर देंगे, ऐसा कर लो। कॉलम 3, कॉलम 3 माइनस कॉलम प्लस कॉलम, हो जाएगा ए बी टू बी सी वन और ए अल्फा बी अल्फा एंड, ठीक है। फिर कॉलम 1, कॉलम 1 माइनस 1 बाय अल्फा कॉलम 3, देखो इसमें अल्फा डिवाइड कर रहे हैं तो ए हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ भी हो जाएगा जीरो, यहाँ रिमेनिंग क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 बाय अल्फा, फिर आ जाएगा बी सी वन, यहाँ आ जाएगा ए अल्फा बी अल्फा एंड इक्वल्स टू जीरो। एक्सपेंड कर देंगे इस डिटरमिनेंट को इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से हमारे पास, देखो 2 माइनस 1 अपॉन अल्फा
इनटू, तो ये और ये हाइड होगा तो बी स्क्वायर अल्फा माइनस ए सी स्क्वायर ए सी अल्फा इज इक्वल टू 0। यानी कि एक तो ये क्वांटिटी हो सकती है, ये 0 हो जाए, और दूसरा ये 0 हो जाए। ये 0 हो जाएगा तो क्या जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, और कोई डाउट सेक्शन सी में? सेक्शन डी, हाँ यही वो क्वेश्चन है D5। वो D5 में आज स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन फर्स्ट कराया ना, वही D5 है। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया, देखो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। यहाँ पर बस D5 में हमें क्या दिया, थोड़ा इजी किया हुआ है। इसमें ए की वैल्यू में हमें गिवन है, ए क्या गिवन है हमें, ए 0 बी 1 E1 C0 D। तो यहाँ क्या है, बहुत कम एलिमेंट के बारे में सोचना है, यानी कि हमें सिर्फ किसके, ए बी ई और डी के बारे में सोचना है। एंट्रीज वही है 0 और 1। ठीक है, ठीक है मोहित। ऐसे ही समझ सॉल्व करना है ना। इसमें हमने तो देखो, इसमें एबीसी को भी हमने लिया था इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन तो जनरल हो गया था इसमें, क्योंकि हमने मैट्रिक्स क्या लिया था, इसमें हमने मैट्रिक्स ये लिया था, ये वाला पूरा। तो इसमें सारी क्वांटिटीज अननोन थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ क्वांटिटीज तो मैं फिक्स कर दी ना, यानी कि ये इन एंट्रीज के बारे में तो हमें सोचना नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सिर्फ सॉल्यूशन होगा वो किसकी तरफ होगा, इनकी तरफ होगा, और ये बी और सी के बारे में। ठीक है, ट्राई करना, हो जाएगा सेम मेथड से। नहीं होता है तो आज मैसेज कर देना, इवनिंग में मैं दे दूंगा सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 2 ऑब्जेक्टिव, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 पहले कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6। क्या दीप, तुमने एक क्वेश्चन पूछा और वो भी ऐसा जो क्लास नोट्स में कराया मैंने, वीडियो में देख लेना। चलो बता देता हूँ फिर भी। देखो क्या दिया है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, और दिया हुआ है हमें ए इंटू बी इज इक्वल टू बी, और बी इंटू ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर ए इंटू ए प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ बी इंटू बी। ठीक है, अब दोनों में से किसी भी एक की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मैं ए की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आएगी, देखो डिफरेंट कलर से लिख रहा था कि समझ में आए। इस ए की वैल्यू मैंने पुट की बी ए। ठीक है, फिर
प्लस बी को एज इट इज रखा, इस बी की वैल्यू पुट कर लेता हूं ए बी। ठीक है, तो जो पेयर बना रहा हूं मैं वो पेयर इसका बनाता हूं ए बी। ए बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा और इंटू ए प्लस यहाँ पर बी ए कितना हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, देखो अगर ए और बी दोनों कम्यूट मैट्रिक होते हैं, कम्यूट मैट्रिक बताया था मैंने, कम्यूट मैट्रिक अगर होते हैं तो उसमें क्या होता है कि ए इंटू बी, बी इंटू ए से इक्वल हो जाता है, तो उस केस में हमारा आंसर टू ए बी हो जाता या टू बी हो जाता। लेकिन यहाँ से कोई कमिटमेंट हमें किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो बी ए क्या है, ए है, और ए बी क्या है, बी है, तो ए प्लस 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15। देखो 15 देखो क्या दिया गया हमें, ये हो गया नोट। ये क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि A1 A2 A3 5 4 A6 A7 A8 A9 are in HP। ठीक है, ये HP में गिवन है, देन डिटरमिनेंट हमें गिवन है D। इस D का ग्रेडियंट डिज हमें निकालना है ना, तो पहले तो डी की बात कर लेते हैं। डी क्या है, A1 A2 A3 5 4 A6 A7 A8 A9।
इसमें क्या करो, पहले ए एन फाइंड करो, nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म यानी कि nth टर्म क्या हो जाएगा हमारे लिए, देखो 2ab अपॉन a प्लस बी, है ना। a n nth term is 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c, 1 upon d, ये उस एपी का, यानी कि इसको कन्वर्ट करेंगे एपी में, तो ये डिफरेंस हो जाएगा एपी का, ठीक है। तो ए एन nth term of hp is 1 upon 1 upon a1 plus 1 upon a1 plus n minus 1 into d, n minus 1 into d यानी कि d यानी कि बन जाएगा टोटल हमारे पास 20 by n, राइट लिख रहा हूँ 20 by n, nth टर्म ऑफ hp रेसिप्रोकल करने के बाद, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 20 by a n की वैल्यू। तो a1, तो a1 क्या हो जाएगा हमारे लिए, d is equals to 20, d2 20 by 2, d3 20 by 3, d4 20 by 4, d5 20 by 5, 20 by 6, 20 by 7, 20 by 8 and 20 by 9। ये आ गया डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करने के देखो 20 20 20 20 सब में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन जब लेते हैं इसमें से तो 20 फर्स्ट रो में से कॉमन आएगा तो वन टाइम, सेकंड रो में से कॉमन आएगा तो 20, थर्ड रो में से कॉमन आएगा तो 20, तो 20 क्यूब, ठीक है। रिमेनिंग 1 1 by 2 1 by 3, अच्छा ठीक है, तो 1 by 4 1 by 5 1 by 6, इधर से आ जाएगा 1 by 7 1 by 8 एंड 1 by 9, ठीक है। अब सॉल्व कर सकते हो इस डिटरमिनेंट को, बोलो। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है ना। इसकी जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय 20 क्यूब और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है, यानी कि डी जो आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको फाइंड कर लेना है। हम्म, 15 के बाद फर्स्ट क्लियर हुआ। हम्म,
और बोलो 17 यू कैन नोट 17 1 plus a square plus a raised to power 4 देखो फर्स्ट रो में से क्या करना ए स्क्वायर कॉमन निकालना है ना सेकंड रो में से बी स्क्वायर 1 plus b square plus b raised to power 4 1 plus bc plus b square c square 1 plus ac plus a square c square 1 plus bc plus b square c square 1 plus c raised to power 4 ठीक है जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट वाले में से फर्स्ट रो के अंदर से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो अच्छा एक इसका शॉर्ट तरीका और हो सकता है क्या कर सकते हो बोलो ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दो है ना एक तरीका वो है लेकिन प्रॉपर मेथड सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें आप लोगों की दूसरी क्लास है क्या अभी अच्छा इसको एक काम करो अच्छा ठीक है चलो देखो इसको एक काम कर सकते हैं हम देखो यहाँ अगर तुम देखोगे अगर ओपन इसमें कॉमन लेके नहीं करना है तो देखो 1 a स्क्वायर a रेज़ टू पावर 4 यहाँ भी क्या है 1 a b a स्क्वायर यानी कि थोड़ी देर पहले हम जो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था ना वो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते देखो मैं क्या लिखूँ उसको 1 इंटू 1 प्लस a इंटू a प्लस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर सेकेंड वाले में 1 इंटू 1 प्लस a इंटू b प्लस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर है ना फिर 1 इंटू 1 प्लस a इंटू सी प्लस a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ऐसा फिर अगले वाले में 1 इंटू 1 प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर सी स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर था a स्क्वायर बी स्क्वायर तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ठीक है और ऐसे ही सिमिलरली आगे भी चलते जाए तो क्या बना हमारे लिए देखो ये डिटरमिनेंट देखो 1 1 1 a देखो ये एलिमेंट 1 a स्क्वायर 1 a स्क्वायर 1 a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट क्या हो गया 1 a स्क्वायर ठीक है सेकंड वाले में 1 b स्क्वायर तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा 1 c स्क्वायर इंटू 1 1 1 a b c फिर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ठीक है इस वाले से कर लो क्लियर सो में फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं सही है श्रावणी फैक्टर थ्योरम भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि a की वैल्यू b की टर्म से पुट करें और c की टर्म से पुट करें तो कितने रोज और कॉलम सेम बन रहे हैं है ना
क्योंकि अगर तुम ऑप्शन पे देखोगे तो a माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, यानी कि a इज टू b पुट करने पर कितनी रो सेम बनी, b इज टू c पुट करने पर कितनी रो सेम बनी। नाउ 17 के बाद 20 20 में ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखनी है। a रेज टू पावर माइनस एक्स, a रेज टू पावर माइनस 3x, a रेज टू पावर माइनस 5x। नेक्स्ट जो कॉलम दिया हुआ है ना, उस कॉलम को मैं डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूँ, e रेज टू पावर ln a रेज टू पावर x में चला जाएगा, e रेज टू पावर ln a रेज टू पावर 3x हो जाएगा, है ना, और e रेज टू पावर ln a रेज टू पावर 5x हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 और 1 एज इट इज रह जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो एंटीलॉग ले लेंगे हम, तो क्या बन जाएगा देखो हमारे लिए, a रेज टू पावर माइनस एक्स, a रेज टू पावर माइनस 3x, a रेज टू पावर माइनस 5x। यहाँ से आ जाएगा a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर 3x, a रेज टू पावर 5x, फिर एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 एंड, ठीक है। फिर ऑप्शन से चेक कर लेना कौन सी कंडीशन करेक्ट है तुम्हारे लिए। क्लियर नारायण अनुष्का? यस सौम्या? 23। 23 का प्रॉब्लम है, ABC or non-zero system of equation is non-trivial। होमोजेनियस इक्वेशन है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, तो अल्फा प्लस ए, ये डिटरमिनेंट बनेगा हमारा अल्फा अल्फा अल्फा, ए प्लस बी अल्फा अल्फा अल्फा, ए प्लस सी। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन तो वैल्यू क्या जाएगी, जीरो हो जाएगी इसकी। अभी सॉल्व किया था ना क्वेश्चन हमने, ये वाला, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन, यही कंसेप्ट है वो, है ना। इसी तरीके से इसको जीरो बना के सॉल्व करके डिवाइड कर लेना। अच्छा 24, वैल्यूज पुट करनी हो तो इक्वल मत पुट करना, है ना, क्योंकि हर ऑप्शन के अंदर उसमें a माइनस बी, बी माइनस सी दिया हुआ है, तो इक्वल मत पुट करना, इक्वल के अलावा कोई पुट कर लेना। 24, में देखो, n n स्क्वायर n क्यूब, जो हमें फाइंड करना है कैपिटल यू एन, n इज इक्वल टू 1 टू n दिया हुआ है, यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, स्मॉल n। वेरिएबल जो है स्मॉल n है, तो सिग्मा कहाँ जाएगा, ओनली जहां पर वेरिएबल क्वांटिटी है, बाकी को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, बाकी जो है एलिमेंट 1, 2n प्लस 1 और 3n स्क्वायर, 5, 2n प्लस 1, 3n प्लस 1। ठीक है, सिग्मा इसमें अप्लाई करेंगे हम,
तो देखो सिग्मा अप्लाई करें तो n इंटू कैपिटल N इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, फिर n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, फिर थर्ड वाले एलिमेंट में जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो n इंटू n प्लस 1 पूरे में से कॉमन आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में से, है ना। तो कॉलम 1 में से कॉमन निकाल लेंगे हम, C1 में से n इंटू कैपिटल N इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, या फिर सीधा सीधा 6 से निकाल लो। ठीक है, 6 कॉमन निकाल लेंगे तो देखो यहाँ 6 नहीं है तो यहाँ कितना 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4 यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ सिंप्लीफाई कर लेना, सो में हो जाएगा। है ना, यहाँ से कॉमन निकाल ही लेंगे, फिर इन कॉलम बाकी जो है उन सबके साथ प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लेना। चलो नेक्स्ट क्लास का मेरी टाइम हो गया, बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को सेंड कर देना, है ना, व्हाट्सएप पर। ठीक है, मेरे को सेकंड क्लास स्टार्ट करनी है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है ना। तो और कोई डाउट अगर हो किसी का तो सेंड कर देना, मैं उसको सॉल्यूशन सेंड कर दूँ। ओके, थैंक यू लोग।